नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज मैं इस वीडियो में दूंगा आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम और लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। पहला सवाल मैं ले रहा हूं, ये पूछा है एस सम्मित ने। और सम्मित जी, आपने लिखा है कि आप 3 साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में 500 रुपीज़, टाटा कंज्यूमर फंड 1000, टाटा डिजिटल इंडिया फंड 500, टाटा स्मॉल कैप फंड 500, एक्सिस स्मॉल कैप फंड 500, महिंद्रा मेनुलाइफ मल्टी कैप फंड 500, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड 1000। आपकी उम्र है 40 साल की और आप जानना चाहते हैं कि 20 साल तक किन फंड्स में आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। कुछ पर्सनल लोन चुकाना है तो कौन से फंड से आप अपना पर्सनल लोन चुका सकते हैं वो जानना चाहते हैं। और इमरजेंसी फंड के लिए कौन सा फंड चुनना चाहिए या ऐड करना चाहिए। और साथ ही आपने कहा है कि 10% से आप अपनी SIP अमाउंट को बढ़ाते रहेंगे। सबसे पहली बात, आपने अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा फंड्स जो लिए हैं वो हैं थीमेटिक और सेक्टोरल फंड। अब यदि आप SIP कर रहे हैं एक लिमिटेड अमाउंट के साथ में, तो बेहतर होगा कि आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में SIP करें। और ये 500 की बजाय बेहतर होगा कि यदि आप 4 स्कीम सेलेक्ट करें और उन 4 स्कीम में ही पैसे इन्वेस्ट करें। साथ ही थीमेटिक और सेक्टोरल फंड में अभी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। थीमेटिक और सेक्टोरल फंड में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो और आप चाहते हो कि एक छोटा सा अमाउंट उस पोर्टफोलियो का कुछ थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट हो और उन थीम्स में या उन सेक्टर्स में जहां पर उम्मीद करते हो कि वहां आपको ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले बेहतर रिटर्न मिल पाएगा। यदि आप 4,500 रुपये महीना निवेश कर रहे हैं तो मेरी राय तो यह है कि आपको सिर्फ 2 स्कीम अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए। एक महिंद्रा मेनुलाइफ मल्टी कैप फंड और साथ ही मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड आपने सेलेक्ट किया है, या तो वो फंड या फिर इस कैटेगरी में जैसे मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड है या ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड है। तो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड और एक मल्टी कैप फंड यदि आप रखेंगे तो ये काफ़ी रहेगा। तो यदि आप 2,500 रुपये मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करें और 2,000 रुपये आप लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये बेहतर होगा। और जो आपने पूछा है कि लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो थीम और सेक्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए सुटेबल नहीं होते हैं, बल्कि कोई भी थीम हो या सेक्टर हो वो एक टाइम फ्रेम में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो आपको एंट्री और एग्जिट पता होना चाहिए, यानी कि जब भी वो थीम प्ले आउट हो जाए तो आपको दूसरी थीम में स्विच करना होगा। और लॉन्ग टर्म के लिए डाइवर्सिफाइड फंड्स बेहतर माने जा सकते हैं। साथ ही आपका सवाल था इमरजेंसी फंड को लेकर। इमरजेंसी के लिए आपको लिक्विड फंड में पैसा पार्क करना चाहिए, क्योंकि एक तो वहां पर मार्केट के उतार चढ़ाव का जोखिम कम होता है और साथ ही आपका पैसा जब भी आप निकालना चाहें तो कम समय में वो पैसा आपके हाथ में आ जाता है, क्योंकि T+1 यानी कि ट्रांजैक्शन जिस दिन आप करेंगे उसके अगले दिन आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, बशर्ते कि वो बिजनेस डे हो। तो बिजनेस डे में T+1 बेसिस पर आपको पैसा मिल जाता है। तो लिक्विड फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड या HDFC लिक्विड फंड, किसी भी लिक्विड फंड में आप इमरजेंसी फंड के रूप में पैसा पार्क कर सकते हैं। एक बात मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जो थीमेटिक फंड्स हैं या सेक्टोरल फंड हैं, वो फंड्स ऐसा नहीं कि खराब हैं, लेकिन हर इन्वेस्टर के लिए वो सुटेबल नहीं होते हैं। इसलिए मेरी राय है कि आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में ही इन्वेस्ट करें। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं, ये पूछा है योर वेल विशर, ये नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, और आपने कहा है कि आप 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं SWP के लिए, और फिर आप चाहते हैं कि 30,000 रुपीज़ हर महीना आप उसमें से विड्रॉ करें। और 20 साल का आपका नज़रिया है, आप चाहते हैं कि 20 साल तक रेगुलरली आप विड्रॉ करते रहें और उसके बाद 20 साल के बाद आपको आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, लेकिन हर महीना 30,000 रुपया आप विड्रॉ करेंगे 30 लाख के इन्वेस्टमेंट पर। और जानना चाहते हैं आप कि क्या ये सही रहेगा। तो यदि आप 30 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करके 30,000 रुपीज़ पर मंथ विड्रॉ करना चाहते हैं, तो मेरी राय ये है कि आप पैसा इन्वेस्ट करें और इमीडिएटली विड्रॉ करना शुरू ना करें, बल्कि 1 साल के बाद में
आप शुरू करें। दूसरी बात यह है कि 30,000 रुपीज पर मंथ अगर आप अभी करते हैं तो भविष्य में शायद आपको लगेगा कि 30,000 रुपये काफी नहीं है, क्योंकि जिस वजह से भी या जिस जरूरत के लिए भी आप चाहते हैं कि 30,000 रुपया महीना आप विड्रॉ करें, भविष्य में खर्चे बढ़ते जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी और तब आपको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए मेरी राय यह है, यदि पॉसिबल हो तो इनिशियली आप कम पैसे विड्रॉ करें ताकि भविष्य में जो कैपिटल है वो बढ़े और आप अधिक पैसे विड्रॉ कर पाएं। तो यहां पर दो बातें निकल कर आती हैं। एक ये कि यदि आपकी जरूरत है कि आपको 30,000 रुपया ही विड्रॉ करना है तो आप कर लें, और मुझे उम्मीद है कि ये जो अरेंजमेंट है ये 20 ईयर्स तक चल पाएगा। दूसरी राय मेरी ये है कि यदि मुमकिन हो तो आप थोड़ा कम विड्रॉ करें ताकि भविष्य में आप 30,000 नहीं बल्कि उससे ज्यादा अमाउंट विड्रॉ कर पाएं। और जहां तक स्कीम्स का सवाल है तो मेरी राय यही होगी कि आप इन पैसों को डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स या जिन्हें हम बैलेंस एडवांटेज फंड कहते हैं उसमें इन्वेस्ट करें। 1 साल तक पैसों को थोड़ा ग्रो होने दें और उसके बाद में आप SWP शुरू कर दें। अगला सवाल मैं ले रहा हूं जो पूछा है अविनाश कुलकर्णी ने। अविनाश जी, आपने पूछा है कि सुकन्या समृद्धि योजना में और SIP में यदि सेम अमाउंट इन्वेस्ट करें तो आफ्टर टैक्स SIP में फाइनल मिलने वाला अमाउंट का डिफरेंस कितना होगा। तो देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स है और हालांकि समय समय पर ये बदल सकता है, लेकिन एक बार जो अनाउंस होता है वो उस क्वार्टर के लिए तो फिक्स होता है। तो प्रेजेंट में देखा जाए तो ये 8.20% है। यदि बात की जाए सुकन्या समृद्धि योजना की तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है और प्रेजेंट में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.20% का है और हालांकि भविष्य में बदल भी सकता है, लेकिन इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। जहां तक सवाल है म्यूचुअल फंड्स का, SIP का, तो जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तब वहां पर तो टैक्स नहीं पे करना है, लेकिन जब यूनिट्स को रिडीम करेंगे तो रिडेम्पशन पर आपको टैक्स पे करना होगा। लेकिन यदि हम लॉन्ग टर्म की बात करें, क्योंकि अभी अगर बात हो रही है सुकन्या समृद्धि योजना की जहां पर 21 ईयर तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं, यदि इसी तरह से लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहा जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो टैक्स चुकाने के बाद भी सुकन्या समृद्धि योजना के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स फिक्स नहीं होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में यदि एवरेज देखा जाए तो यदि आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और लेते अगला सवाल जो पूछा है अशोक कुमार ने। अशोक जी, आपने कहा है कि आपकी वाइफ हाउस वाइफ हैं, उनकी कोई इनकम नहीं है और आप पूछ रहे हैं कि यदि आप उनके नाम से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें तो क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 1.25 लाख का जो एक लिमिट है, एग्जेम्पशन लिमिट, वो एप्लीकेबल होगी। अशोक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 64 एक क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रावधान है। यानी कि यदि हस्बैंड वाइफ के नाम पे इन्वेस्ट करता है या वाइफ हस्बैंड के नाम पर इन्वेस्ट करती है अपने पैसों को, तो ऐसे में उसके ऊपर जो टैक्स एप्लीकेबल होता है वो उस पर होगा जो कि वो पैसा दे रहा है। हालांकि ऐसा कई बार बहुत से इन्वेस्टर्स करते हैं कि गिफ्ट दिया और हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को वो पैसा इन्वेस्ट हुआ और फिर उसके बाद में अलग से उसका ITR फाइल करते हैं और एग्जेम्पशन ले लेते हैं, लेकिन कानून के हिसाब से वो सही नहीं है। इनकम टैक्स लॉ जो है उसके हिसाब से यहां पर क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजन है, तो आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। हालांकि हस्बैंड वाइफ को पैसे दे या वाइफ हस्बैंड को पैसे दे तो ये एक तरह से गिफ्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब उन पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है और उस पर रिटर्न जनरेट होते हैं तो वो जो रिटर्न्स हैं वो उसकी इनकम मानी जाती है जिन्होंने वो पैसा दिया है। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है हरपाल सिंह आहूजा जी ने। आहूजा जी, आपने बताया कि आपकी पुरानी कार पर 50% का नो क्लेम बोनस था, आपने नई कार ली और उसके लिए आपने पूरा प्रीमियम पे किया। उसके बाद आपको
पुरानी कार के लिए नो क्लेम सर्टिफिकेट मिल गया है, लेकिन अब तो आप प्रीमियम पे कर चुके हैं, तो आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से इसका लाभ उठाया जाए। बहुत सिंपल है, आपने अभी नई कार के लिए जिस इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ली है, हालांकि आपने बताया है वो आपने चोला इंश्योरेंस से पॉलिसी ली हुई है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को एनसीबी सर्टिफिकेट भेज दें और उन्हें बताएं कि ये जो 50% का नो क्लेम बोनस पुरानी कार पर एप्लीकेबल था उसका आपको डिस्काउंट मिले। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी नई इंश्योरेंस कंपनी आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट करेगी। तो आज मैंने इस वीडियो में आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल या सुझाव हों आप इसी तरह से कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के उत्तर के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।